नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी अहम खबरें। बिजनौर से हिरन के रेस्क्यू की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपको दिखाते हैं। यहां हैदरपुर वेटलैंड गंगा बैराज में एक हिरन फंस गया था। इसकी जानकारी जैसे ही वन विभाग को लगी, टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस हिरन को कैसे बाहर निकाला, आप उसी की तस्वीर देख रहे हैं। देखिए, हिरन छोटा सा यहाँ पर कैसे बीच में फंसा हुआ है वेटलैंड में, उसके लिए निकलना यहाँ से नामुमकिन था। और तब वन अधिकारी, वन के कर्मचारी, वन कर्मी पहुंचे यहाँ पर मदद के लिए, रेस्क्यू के लिए। और कितना मुश्किल था ये रेस्क्यू ऑपरेशन, आप देख सकते हैं। रस्सी से लटक कर कैसे हिरन का रेस्क्यू किया। यूपी में बाढ़ का पानी लगातार परेशानी बढ़ा रहा है। 5 जगहों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बहराइच में पहाड़ी पानी की आफत से 100 गांव जलमग्न हो गए, जिसकी वजह से ग्रामीणों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया। पीलीभीत में बाढ़ का पानी न सिर्फ लोगों की बल्कि छोटे छोटे जीव जंतु की परेशानी बढ़ा रहा है। बाढ़ की इस त्रासदी ने बेजुबानों को अब सबसे ज्यादा परेशान किया। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से 150 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। लोग सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। गोरखपुर में बाढ़ के पानी की वजह से बीमारियां और पैर पसार रही हैं। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी लोगों को यहां घेर रही है। वहीं गोंडा में भी जगह जगह पानी भरने से लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। और उत्तराखंड में कुदरत की आपदा का कहर हर जगह बरप रहा है। न्यूज 18 भी एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां जमीन 1 से 2 फीट तक कई जगह धंस गई। लोहाघाट के गल्ला गांव में आपदा का कुछ ऐसा कह रहा कि उसके निशान अब सामने आने लगे हैं। घरों में पड़ी इन दरारों को देखिए, इतनी गहरी हैं कि घर कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता। अब इस सड़क को देखिए, जहां पूरी सड़क आधे फीट तक खिसक गई है। ये हाल सिर्फ एक जगह का नहीं है। जिस जगह को पार कर हमारे रिपोर्टर गांव तक पहुंचे, वहां आपदा से पहले सड़क थी, लेकिन अब सड़क कहां है पता नहीं। अब सिर्फ मिट्टी के गड्ढे ही दिखाई पड़ रहे हैं। बादल फटने जैसा ही हो रखा है फिलहाल। मलबे से पूरा घरों में दरार, पूरे गांव में पूरा मतलब दरार की वजह से पूरा सब खत्म हो रखा है। सर, आपके घर में क्या स्थिति है? दोनों घर था साफ फट गया पूरा और घरवाली खत्म हो गई है। गांव में आई ऐसी आपदा के बाद भी गांव तक प्रतिनिधियों के न आने से ग्रामीण नाराज दिखे। लोगों का कहना है कि जब इस बार गांव का ये हाल है तो अगली बार बारिश में पता नहीं क्या होगा। दिक्कत क्या है सर, लोगों ने अपने घर खाली कर दे, खतरा हो रखा है पूरे गांव को, पूरा गांव बहने वाला है। अब अगली बारिश होगी तो पता नहीं क्या होगा। वहीं गल्ला गांव का डीएम ने निरीक्षण किया। खुद डीएम ने भी माना कि ऐसे हालात में जान जोखिम में डालकर रहा नहीं जा सकता। प्रशासन गांव के विस्थापन के लिए शासन को प्रस्ताव भेज रहा है। पूरा भ्रमण किया है और बहुत सारे घरों की स्थिति ऐसी है कि जो रहने लायक नहीं है, दरारें आ गई हैं, कभी भी कोई नुकसान हो सकता है। इसका तुरंत भू वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा और अगर ये स्थायी है, इसमें सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग इसके विस्थापन का प्रस्ताव बनाएंगे, विस्थापित कराएंगे गाँव को। पहाड़ में जो आपदा की जो बारिश चंपावत जिले में हुई थी, उसका असर धूप निकलने के साथ दूसरे तीसरे दिन दिखने लगा है। ये जिस गांव पे मैं हूँ, ये गल्ला गांव यहाँ पर है, गल्ला ग्राम सभा है। ये देखिए, अगर पहाड़ी में आप देख पा रहे होंगे तो ये पूरा मलबा वहां से आया है। ये जो नीचे घर है, यहाँ मलबा गया है, उसी तरीके से उस पहाड़ी से भी मलबा आया है। हालांकि प्रशासन ने एहतियातन जो ऊपर के जो गाँव के घर दिख रहे हैं, यहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर दूसरी जगह पर रखा है। और इसी तरीके से ये गल्ला गाँव की, ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये गल्ला गाँव का यहाँ पर बहुत सारी जो जमीन है नीचे से दब चुकी है, जिसकी वजह से कई घरों में दरार आई है। स्थानीय लोगों का, ग्रामीणों का आक्रोश है कि जो प्रतिनिधि हैं, जो चुनाव के समय पे आते हैं, वो इस वक्त इस संकट की घड़ी पे उनके गांव तक नहीं आए। कमलेश भट्ट, न्यूज 18, चंपावत। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी लगातार प्रभावितों से मिल रहे हैं। आज सीएम पुष्कर धामी चमोली के प्रभावित गांव डुगरी पहुंचे, जहां पर 2 दिन पहले मलबे में लापता 2 लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद कर रही है और सरकार उनके साथ है। इस दौरान सीएम ने मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम से भी जानकारी दी। सीएम धामी पगडंडी के सहारे गांव पहुंचे। बता दें कि पेयजल लाइन दुरुस्त करने गए 2 लोग 19 तारीख की शाम को मलबे की चपेट में आने से लापता हो गए थे, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
कि हमारे इस गांव के दो लोग असमय जो है काल में समा गए हैं और 19 तारीख को जो आपदा आई थी उसमें दोनों लोग मलबे में दब गए हैं। हम लोग परिजनों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हर संभव सरकार की तरफ से हम उनके साथ खड़े हैं। जो भी सहायता होगी हम लोग करेंगे। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, उन बच्चों का भी भविष्य में जो है हर प्रकार से देख रेख हो उसकी हम लोग चिंता करेंगे। और अब बात क्रूज ड्रग्स केस की। ड्रग्स चैट मामले में एनसीबी ने अनन्या पांडे से आज 4 घंटे तक पूछताछ की। एनसीबी ने सोमवार को फिर से पूछताछ के लिए अनन्या को समन किया है। सूत्रों के मुताबिक अनन्या जांच में सहयोग कर रही हैं। एनसीबी कुछ व्हाट्सएप चैट का हवाला देकर अनन्या पांडे से पूछताछ कर रही है। एनसीबी ने अनन्या पांडे के मोबाइल फोन पर और लैपटॉप को सीज कर लिया था, जिसकी जांच भी की जा रही है। एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स केस में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जिससे एनसीबी दफ्तर में पूछताछ की गई। और अब बात पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन की। दिवाली से पहले दिए 20 मिनट के संबोधन में मोदी का ज्यादातर फोकस कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरे होने और महामारी से निपटने के तरीकों पर रहा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक संदेश भी दिया। महामारी के वक्त जो सवाल उठे थे, देश ने उनके जवाब दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने अर्थव्यवस्था, किसानों और त्योहारों का भी जिक्र किया। तो मास्क को लेकर नया मंत्र भी दिया। पीएम ने कहा कि जब तक युद्ध चल रहा है हथियार न डालें। आज पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ पार करना एक बड़ी उपलब्धि है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनौतियों के बीच भारत ने कोरोना टीकाकरण पर शानदार काम किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश में सकारात्मक माहौल है, किसानों के खातों में पैसे पहुंच रहे हैं। अब मेड इन इंडिया की डिमांड बढ़ रही है। सबका साथ, सबका विश्वास के साथ सरकार काम कर रही है। हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्सीन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी। सीएम योगी ने आज भारतीय भाषाओं में राम नाम की पुस्तक का विमोचन किया और इस किताब को 17 भाषाओं में अलग अलग खंड में प्रकाशित किया गया है। पुस्तक के विमोचन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले जो रामकृष्ण को काल्पनिक मानते थे, आज वो वाकई अयोध्या का टिकट कटवा रहे हैं। राम आज भी टीआरपी के लिए प्रभावी हैं। इसके साथ ही सीएम विमोचन के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन करने में हम जरूर सफल होंगे। धर्म का साक्षात स्वरूप अगर कोई है तो वह राम है। यह महर्षि वाल्मीकि ने हम सबको हजारों वर्ष पहले यह एक बात उन्होंने कही और फिर राम को ही आधार मान करके उनके कलियुग के अवतार संत तुलसीदास जी ने भी इस बात को बहुत अच्छे ढंग से कह दिया कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। 5 अगस्त 2020 की तिथि को बड़े उमंग और बड़े उत्साह के साथ अंगीकार किया, एक दूसरे को शुभकामना दी, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ अपने घरों में दीप प्रज्वलन करके दीपावली के उत्सव को मनाया। यही तो भारतीय भाव है, यही तो सही भाव है और यही राम की विराटता भी है और उनकी विशालता भी है। और उत्तराखंड में 2016 में कांग्रेस छोड़कर गए बागियों से हरीश रावत ने माफी मांगने की बात कही थी।
और उसका असर अब दिख रहा है। सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने तेवर बेहद नरम कर दिए हैं। हरक सिंह रावत ने न सिर्फ हरीश रावत को अपना बड़ा भाई कह दिया है, बल्कि हरक ने माफी भी मांग ली और एक तरह से साफ साफ अपनी इच्छा भी जता दी। हरीश रावत ने कांग्रेस में वापसी के लिए माफी की शर्त रखी थी, जिसके बाद हरक सिंह ने प्रीतम सिंह के साथ मुलाकात भी की। अब हरक ने आज क्या कह दिया, सुनिए। हरीश भाई के लिए भी है, मतलब हरीश भाई के लिए भी कर दे, बड़ा भाई है भैया, जो बोले। अब मैं हरीश भाई मुझे कुछ भी बोल दे, हरीश भाई आज मेरे चोर बोल दे, हरीश भाई मुझे अपराधी बोल दिया और कुछ भी बोल दे, मैं तो सब भगवान हरीश भाई के चरणों में है। हम तो उनके नतमस्तक हैं, बड़े भाई है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको सारे खून माफ होने के लिए। मैं वापस की माफी नहीं मांग रहा हूँ, बड़े भाई इसकी से माफी मांग रहा हूँ कि भैया मैं तो आप जो बोलते रहो, आपका हर शब्द हमारे आशीर्वाद है, फूल है हमारे। अब आपको सियासत की नई तस्वीर नजर दिखाते हैं। दरअसल लखनऊ से दिल्ली आते वक्त एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का फ्लाइट में एक दूसरे से आमना सामना हो गया। दोनों की नजर एक दूसरे से मिली तो मुस्कुराए, इसके बाद दोनों आगे बढ़ गए। तस्वीर देखकर लग रहा है कि अखिलेश फ्लाइट में अपनी सीट के करीब खड़े थे, लेकिन प्रियंका ने फ्लाइट में एंट्री की थी और तभी आमना सामना कुछ इस तरह से हुआ। अब इस तस्वीर के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि अखिलेश प्रियंका की मुलाकात पर एसपी का अब बयान आया है। दोनों नेताओं की मुलाकात सिर्फ संयोग है, ये कहा है समाजवादी पार्टी ने। इस मुलाकात का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आज फ्लाइट में हुई थी दोनों की मुलाकात, दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे दोनों नेता, ये समाजवादी पार्टी ने बाकायदा बयान जारी किया है। और अखिलेश यादव और प्रियंका की मुलाकात पर बीजेपी ने तंज भी किया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सारी तीरंदाजी हवा में ही है, सारे मुद्दे उनके हवा में है और सारी तैयारी उनकी हवा में है। इसलिए श्रीमती प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव की मुलाकात भी हवा में हो रही है। यूपी के चुनावी समर में कूदी प्रियंका गांधी कल से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए यूपी कांग्रेस ने रूट मैप तैयार किया है। अवध से होकर निकलने वाली यात्रा कई जिलों से होती हुई 1 नवंबर तक चलेगी। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के दावों पर तंज कर रही है। यूपी के चुनावी महासमर में कूदी प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा के जरिए मिशन 2022 को पूरा करना चाहती हैं। प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए 23 अक्टूबर यानी शनिवार से चुनावी यात्रा निकाल रही हैं। 23 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ होकर 1 नवंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में 3 प्रतिज्ञा यात्राएं प्रारंभ की जाएंगी। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा 3 रूट से निकलेगी, जिसमें पहला रूट अवध के बाराबंकी और बुंदेलखंड के जिलों को मिलाकर झांसी तक और दूसरा रूट पश्चिमी और ब्रिज क्षेत्र के जिलों के लिए है। इसी प्रकार तीसरा रूट पूर्वांचल के लिए रखा गया है। घोषणा तो घोषणा रह जाती है, इसलिए प्रतिज्ञा जो हम वचनबद्ध है इन कामों को पूरा करने के लिए, तो ये प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का निर्णय व्यापक विचार विमर्श करने के बाद हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के द्वारा लिया गया। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के दावों पर तंज कस रही है। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का कहना है कि कांग्रेस को 403 सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में 40 सीट जीतने की जिनकी स्थिति नहीं है, वो महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कर रही हैं। यूपी के चुनावी रण में ताल ठोक रही प्रियंका गांधी ने शनिवार को प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। बहरहाल 2022 में जनता तय कर देगी कि कांग्रेस की चुनावी प्रतिज्ञा में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।